दोस्तों, देवरिया से कई किलोमीटर दूर खेतों में एक किसान अपने गेहूं की कटैया के लिए सुबह सवेरे ही 5:30 बजे पहुंच जाता है। वो अपने गेहूं की कटाई शुरू करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, तभी उसकी नज़र सुनसान पड़े खेतों में पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने ही खेतों के उस भाग पर पड़ती है जहाँ कई दिन पहले उसने गेहूं की कटैया की थी। अब जैसे ही वो अपने खेत में एक ट्रॉली बैग देखता है, यानी कि सूटकेस देखता है, तो वो अचंभित हो जाता है। उस सूटकेस के नज़दीक पहुंचता है। किसान समझदार रहता है। वो उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाता है, बल्कि वो पुलिस को सूचना दे देता है, क्योंकि किसान को ये लगता है कि अगर वो इस सूटकेस को हाथ लगाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी समस्या में पड़ जाए। वैसे भी जो मुस्कान का चर्चित कांड हुआ रहता है ड्रम वाला, उससे सभी लोग डरे हुए हैं, यही सोच कर कि हो सकता है पहले ड्रम में तो अब किसी ने ट्रॉली बैग में अपने पति को निपटा कर पैक कर दिया हो। यही सोचकर वो पुलिस को सूचना देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, गांव वालों की भीड़ लग जाती है और ये हल्ला हो जाता है कि इस सूटकेस में किसी का शव है। पुलिस बैरिकेड कर देती है। इसके बाद वो सूटकेस को खोलने की कोशिश करती है। बड़ी ही मशक्क़त के बाद जब सूटकेस खुलता है तो गांव वालों की बात सही साबित हो जाती है। उस सूटकेस में वाकई किसी का शव रहता है। पुलिस वाले जब शव की हालत देखते हैं, जो कि बीच से यानी कि पेट से कटा रहता है, 2 हिस्सों में रहता है, इतना भयावह दृश्य देखने के बाद सभी लोग सकते में पड़ जाते हैं। अब पुलिस के जो आला अधिकारी होते हैं, उनका भी माथा ठनक जाता है कि आखिर उनके ज़िले में इस सूटकेस में शव को कौन यहाँ पर फेंक कर गया है। अब जो आला अधिकारी रहते हैं वो छानबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। तभी उनमें एक आला अफसर रहते हैं। वो सूटकेस को बारीकी से छानते हैं, बारीकी से उसे देखते हैं, तो उन्हें एक कोड मिलता है। वो अफसर अपने आला अधिकारी से कहते हैं कि सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो सूटकेस है, इस पर जो बारकोड मिला है, अक्सर ऐसे बारकोड उन्हीं लोगों के सूटकेस पर होते हैं जो कि विदेशों में रहते हैं और भारत जब वापस आते हैं। प्रकार के बारकोड उनकी सूटकेस की पहचान के लिए, उनकी पहचान के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ही आला अफसर ये सुनते हैं तो वो लखनऊ एयरपोर्ट पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहाँ के अफसरों से कांटेक्ट करते हैं। बारकोड स्कैन किया जाता है। जैसे ही बारकोड स्कैन होता है, पुलिस के हाथ अहम सुराग लगता है। उस बारकोड से जो कि एक ट्रॉली पर, उस बारकोड से जो कि ट्रॉली पर लगा रहता है, पुलिस उस व्यक्ति के घर तक पहुंच जाती है जिसका शव सूटकेस में 2 हिस्सों में पैक था। क्योंकि जैसे ही बारकोड स्कैन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस व्यक्ति का एड्रेस, उस व्यक्ति का नाम, उम्र, सब कुछ पुलिस वालों के हाथ लग जाता है। अब पुलिस देवरिया पहुंचती है। वो देवरिया में एक मकान पर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है। 20 मिनट तक तो दरवाजे पर कोई आहट नहीं होती है, ना ही कोई दरवाज़ा खोलता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक महिला आती है। पुलिस वाले नाम पूछते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम रज़िया सुल्ताना है। पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं कि क्या आपके पति नौशाद हैं?
रज़िया कहती है कि जी सर, हमारे पति का नाम नौशाद है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपके पति अभी इस समय कहाँ हैं? रज़िया सुल्तान पुलिस वालों से कहती है कि हमारे पति कल रात से ही गायब हैं। हमने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन्हें बहुत खुजवाया, लेकिन वो कहीं भी मिले नहीं। पुलिस वाले रज़िया सुल्तान से कहते हैं तो फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? रज़िया कहती है मुझे लगा हमारे पति सुबह तक वापस आ जाएंगे, इसलिए मैंने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। अब पुलिस वाले रज़िया से और पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन रज़िया जो आनाकानी करती है, बातों को घुमाती है। पुलिस वालों को उस पर थोड़ी शंका होती है, लेकिन शंका तब गहरा जाती है ना तो रज़िया पुलिस वालों को अंदर ही आने देती है और ना ही उन्हें पानी के लिए पूछती। गर्मी का समय है। अब पुलिस वाले रज़िया से कहते हैं कि देखिए, हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले घर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक और सूटकेस, एक और ट्रॉली बैग मिलती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ट्रॉली बैग को खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस ट्रॉली बैग में रक्त रहता है। अब जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो रज़िया से पूछते हैं कि आखिर ये किसका है? रज़िया जो पहले बातों को गोल गोल घुमा रही थी, जब तक पुलिस वालों को उस पर शंका नहीं थी। अब रज़िया सुल्ताना घबरा जाती है। वो पुलिस वालों के सामने जब सच्चाई बताना शुरू करती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले जैसे ही एक ट्राली के अंदर वो सब कुछ देखते हैं तो वो रज़िया से डायरेक्ट पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति नौशाद की हत्या क्यों की? तुमने अपने पति नौशाद को क्यों मार डाला? पहले तो रज़िया पुलिस वालों को घुमा रही थी, लेकिन अब वो घबरा जाती है पुलिस वालों के ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछने से। उसे समझ में नहीं आता है कि वो पुलिस वालों का क्या जवाब दे। पुलिस वाले हड़का देते और कहते हैं कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने हमने वीडियोग्राफी भी कर ली है। एक सूटकेस जो खेतों में पाया गया और दूसरा सूटकेस जो तुम्हारे घर पर है, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसमें ही है कि तुम सच बता दो। अब रज़िया अपना मुंह खोलती है। पुलिस वाले बहुत चक्का रह जाते। रज़िया कहती है हमारे पति नौशाद दुबई में रहकर काम काज कर रहे थे। उन्हीं से हमारे पूरे परिवार का, हमारा और हमारी बेटी का खर्चा चल रहा होता है। नौशाद जो 2 से 3 साल में सिर्फ 10 दिनों के लिए घर आते, और जब वो घर आते तो मेरे साथ कम ही रहते। कभी उन्हें रिश्तेदारी में तो कभी उन्हें कहीं जाना पड़ जाता। ऐसे में मेरे शौहर, जिनके साथ मैं ज़्यादा वक्त गुजार नहीं पाती, और जैसे ही उनका समय पूरा हो जाता वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे में मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ। मेरे घर पर मेरे बूढ़े ससुर हैं, सास मेरी जिनका इंतकाल हो गया है। मैं घर पर अकेले ही रहा करती थी। ससुर बूढ़े हैं, इसलिए बाहर का काम काज करने के लिए मेरी ननद अपने बेटे को भेजा करती थी। उसका नाम नूरान है। अब धीरे धीरे नूरान को मुझसे और मुझे नूरान से इश्क हो जाता है, क्योंकि वैसे भी मेरे पति, मेरे शौहर दुबई में रहते हैं। यहाँ पर मैं तन्हा रहती हूँ, इसलिए अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए इसलिए मैं नूरान के, अपने भांजे के बहुत करीब हो जाती हूँ। वो मुझे मामी कहता है, मैं उसकी मामी हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब किसी को एक दूसरे से इश्क हो जाए तो रिश्ते और उम्र दोनों ही मायने नहीं रखते। ऐसा ही हमारे और नूरान के साथ हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे। अब ये बात परिवार वालों को पता चल जाती है। हमारे शौहर को दुबई फ़ोन जाता है तो वो दुबई से गांव देवरिया लौट आते हैं, लेकिन हमारे बहुत कहने पर भी वो हमें तलाक नहीं देते, क्योंकि नौशाद का ये मानना था कि उनकी अब एक बेटी हो गई है। वो
अपनी बेटी को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहते हैं। अपनी बेटी की ज़िंदगी संवारने के लिए उन्होंने हमारी गलतियों के बावजूद हमें अपनाया, लेकिन उन्होंने नूरान को घर पर आने से साफ मना कर दिया। अब नूरान घर पर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही हमारे शौहर नौशाद हमें समझा कर दुबई चले गए तो नूरान फिर से घर पर आने जाने लगा। जब ये बात हमारे शौहर को पता चली तो वो काफ़ी गुस्सा हो रहे थे। जब कुछ समय बाद वो घर पर वापस आए, मैंने और नूरान ने ये मिलकर फैसला किया कि नौशाद को ही रास्ते से हटा देंगे, फिर हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। इसलिए जब मेरे पति रात को खाना खाने के लिए आते हैं, मैं नशीला पदार्थ उन्हें खाने में मिलाकर खिला देती हूँ। जैसे ही वो बेहोश हो जाते हैं, रात के 2:30 बजे नूरान घर में आता है और फिर वो किसी भारीदार चीज़ से मेरे शौहर पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौशाद नुमान से और अपनी पत्नी से काफ़ी जद्दोजहद करते हैं और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक तो वो नशे में रहते हैं और दूसरी ओर इन दोनों पर शैतान सवार हो चुका था। इसलिए बीवी अपने भांजे यानी कि अपने ननद के लड़के नूरान के साथ मिलकर के अपने शौहर को कई टुकड़ों में बांट देती है। नौशाद भारी भरकम शरीर वाला रहता है, इसलिए नौशाद उस छोटे सूटकेस में अट नहीं पा रहा। ऐसा है नूरान, तुम वो सूटकेस लेकर के आओ जो हमारे शौहर अक्सर दुबई से लेकर के आते हैं। नूरान फौरन वो बड़ा वाला सूटकेस लेकर के आता है। इसके बाद नौशाद के 2 टुकड़े किए जाते हैं पेट से, क्योंकि नौशाद सूटकेस में अट नहीं रहा था। भारी शरीर का मोटा तगड़ा नौशाद अब किसी तरीके से उसे मरोड़ते हुए सूटकेस में पैक किया जाता है। नूरान अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्त नूरान के कहने पर बोलेरो लेकर के आता है। अब सूटकेस को उस बोलेरो में रखा जाता है ताकि उसे ठिकाने लगाया जा सके, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, जगह जगह प्रसादी होती है, इसलिए वो लोग शव को ठिकाने नहीं लगा पा रहे थे। वो कई किलोमीटर देवरिया से आगे निकल जाते, वहाँ एक सुनसान खेतों में सूटकेस को ठिकाने लगा करके वहाँ से चले आते हैं। जब पुलिस रज़िया का ये बयान ले रही होती है, वीडियोग्राफी कर रही होती है, तो पुलिस को यकीन नहीं आता है कि एक बीवी जिसका शौहर उसके कमाने के लिए, उसके खर्चे, उसके नखरे उठाने के लिए दुबई गया और 24 घंटे वहाँ अपना पसीना बहाकर अपनी बीवी के लिए कमा रहा, और यहाँ उसकी बीवी उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रही है। पुलिस वाले रज़िया सुल्तान को अरेस्ट करते हैं। अब रज़िया सुल्तान जेल में सलाखों के पीछे है। चार्जशीट दायर हो गई। अब रज़िया पर मुकदमा चल रहा है। इधर नुमान और उसका दोस्त वो दोनों फरार हैं। जैसे ही पुलिस वालों की गिरफ्त में वो दोनों लगेंगे तो उन्हें भी अपने कारनामों की सज़ा मिलेगी। बाकी आपका ऐसी नागिन बीवियों पर, पत्नियों पर, जो कि अपने ही पत्नी की जान लेने पर उतारू हैं, क्या कहना है, क्या सोचना है, अपनी राय लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।